तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वराज दल, तो ये स्वराज दल की जो स्थापना है वो हुई है 1923 के अंतर्गत। लेकिन ये स्वराज दल कांग्रेस में से ही टूट करके बना है, तो किस प्रकार से कांग्रेस में से टूट करके ये अलग हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए हमने बात करी थी असहयोग आंदोलन की, इससे पहले वाले भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा है कौन सा आंदोलन पढ़ा है, असहयोग आंदोलन, ठीक बात है। और इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हमने देखा कि ये असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था 1922 में। कब हो गया था? 1922 में जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो अब भावी कार्यक्रम कांग्रेस का क्या हो इस बात को लेकर के और क्या हुआ है, यहाँ पर विरोध खड़े हो गए हैं। भावी कार्यक्रम क्या हो प्रश्न है इनके सामने, ठीक है, कि अब हमें क्या करना चाहिए। यानी कि कांग्रेस ने जो असहयोग आंदोलन है वो तो समाप्त कर दिया, अब इसके अंदर बहुत सारे जो नेता हैं अब वो नया कौन सा कार्य करें जिससे भारत को स्वशासन मिले, स्वराज्य मिले, आज़ादी मिले। तो उसके जो रूपरेखा है उस पर जो है इनके बीच में जो है विरोध है, जिसमें दो धड़े बन जाते हैं, जिसमें एक को हम नाम देते हैं परिवर्तनवादी और दूसरों को हम क्या लेते हैं अपरिवर्तनवादी। दूसरों को हम क्या कहते हैं? अपरिवर्तनवादी। देखिए परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी क्या है पहले तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवर्तनवादी के बारे में, यानी कि ये वो धड़ा है जो नवीन विचारों का स्वागत कर रहा है। यानी कि हमने बात करी थी कि 1919 के द्वारा 1919 का जो शासन अधिनियम है उसके द्वारा प्रांतों में चुनाव आयोजित किए जाने हैं, ठीक है। लेकिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया है तो वो कार्य अभी यहाँ पे हो नहीं पाया। लेकिन जब असहयोग आंदोलन 22 के अंदर समाप्त हो गया है तो अब चुनाव होने वाले हैं 1923 के अंतर्गत। और इन 1923 में होने वाले प्रांतीय चुनावों के अंदर क्या करना चाहिए, कांग्रेस को भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसी बात के ऊपर जो है इनके बीच में क्या होता है, विवाद खड़ा हो जाता है। तो परिवर्तनवादी तो ये कहते हैं कि चुनाव में भाग लेना है, क्या करना है, चुनाव में भाग लेना है, ठीक है। और चुनाव में भाग लेकर के और क्या करेंगे, हम काउंसिल में पहुंच जाएंगे। काउंसिल मतलब यहाँ पे जो विधायिका स्थापित है उसके अंतर्गत जाएंगे और काउंसिल में जाकर के क्या करेंगे, काउंसिल में प्रवेश कर लेंगे। और काउंसिल में प्रवेश करने के बाद में क्या करेंगे, सरकार का अंदर से विरोध करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, हमारे हिसाब से अनुकूल रणनीतियां जो है वो बनाने का कार्य यहाँ से किया जाएगा। तो जो परिवर्तनवादी है वो तो ये कहते हैं कि चुनाव में लड़ो, चुनाव के अंदर जीतो, काउंसिल में भाग लो और फिर जो है वो सरकार का क्या करो, विरोध करो। जबकि जो अपरिवर्तनवादी धड़ा है वो क्या कह रहा है, ये कहता है कि चुनाव में भाग नहीं लेना, चुनाव में भाग जो है वो नहीं लेना है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। चुनाव में भाग नहीं लेना, ये जोर दे रहा है रचनात्मक कार्यों पर। किसके ऊपर जोर दे रहा है, रचनात्मक कार्यों पर जोर दे रहे हैं। ये वाला भाग जो अपरिवर्तनवादी हम कह रहे हैं, इसको बोलते हैं रेडिकल और उसको बोलते हैं नॉन रेडिकल, ठीक है। तो ये जो अपरिवर्तनवादी है ये कहते हैं कि रचनात्मक कार्य यानी कि क्या करना है, हमें लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना, उनका विकास करना, हरिजनों का विकास करना, ठीक है, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, इस प्रकार के जो कार्य, स्वदेशी को बढ़ावा देना, वो कार्य जो है वो हमारी रणनीति होनी चाहिए, ये कहते हैं परिवर्तनवादी। जबकि परिवर्तनवादी कह रहे हैं कि सरकार के साथ मिलकर के सरकार का क्या करना है, विरोध करना है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ नाम मिलते हैं, चित्तरंजन दास, क्या नाम मिल रहा है, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट मिलता है आपको मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान। ये जो व्यक्ति है ये तो है परिवर्तनवादी मान्यता वाले, यानी कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि हम बात कर लें सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही है, डॉक्टर अंसारी और सी राजगोपालाचारी, ये जो कुछ व्यक्ति हैं ये अपरिवर्तनवादी हैं, यानी कि ये रचनात्मक सुधार वाले जो कार्य है उनके ऊपर जोर दे रहे हैं। चुनाव लड़ने में जो है वो इनकी असहमति जताई जा रही है। इसके बाद में ऐसी स्थिति के अंतर्गत ही यहाँ पर कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसका नाम हमें मिलता है 1922 का कांग्रेस का गया अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होता है, 1922 का कांग्रेस का गया अधिवेशन। हमने बात करी थी 1921 का जो अधिवेशन हुआ है उस अहमदाबाद के अंदर अधिवेशन जो हुआ उसके अंदर चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो कहाँ थे, जेल में थे, इसलिए उनके स्थान पर जो है वो हकीम अजमल खान ने क्या किया था, नेतृत्व किया था, अध्यक्ष पद धारण किया था। लेकिन अब जब है 1922 में उनको आज़ाद कर दिया गया, जेल से मुक्ति मिल गई है, तो इस कांग्रेस की गया अधिवेशन की जो है वो अध्यक्षता जो की जाती है वो की जाती है चित्तरंजन दास के द्वारा,
किसके द्वारा की जाती है? चित्तरंजन दास के द्वारा की जाती है। यहाँ पर हमने बात करी चित्तरंजन दास यानी कि CR दास, ये कौन से धड़े के व्यक्ति है? परिवर्तनवादी धड़े के व्यक्ति है, यानी कि ये क्या करना चाहते हैं? ये चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। तो 1922 के इस कांग्रेस अधिवेशन के अंदर ही एक प्रस्ताव पारित हुआ है विधानसभाओं के चुनाव के लेकर के, ठीक है। तो चुनाव में भाग लेने का यहाँ पर क्या हुआ है? चुनाव का प्रस्ताव यहाँ पे दाखिल हुआ, प्रस्ताव रखा गया, लेकिन चित्तरंजन दास स्वयं क्या है? इस अधिवेशन के अध्यक्ष है और ये चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो ये प्रस्ताव है वो यहाँ पर ये पारित नहीं हो सका है, प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है। इस वजह से अब जो परिवर्तनवादी लोग हैं ये 1923 के अंदर, यहाँ से आगे चल करके 1923 के अंदर जो परिवर्तनवादी लोग हैं, अपनी मान्यताओं को मानने वाले जो लोग हैं, इनका इलाहाबाद के अंतर्गत एक सम्मेलन बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं? सम्मेलन इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद के अंदर क्या बुलाते हैं? एक सम्मेलन बुलाते हैं। किन का सम्मेलन बुलाते हैं? इन परिवर्तनवादी व्यक्तियों का, जो चुनाव में भाग लेना चाहते हैं उन लोगों का यहाँ पे एक सम्मेलन बुलाया जाता है। और इलाहाबाद के अंदर ही 1923 के अंदर ही गठन कर दिया जाता है स्वराज दल का। किसका गठन किया जाता है? स्वराज दल का गठन किया जाता है। और इस स्वराज दल के अंदर अध्यक्ष का जो पद है, यानी कि अध्यक्ष बनाया जाता है CR दास को। किसको बनाते हैं? CR दास को बनाते हैं, यानी कि चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया जाता है। बात कर लें इस स्वराज दल के सचिव के बारे में, तो वो सचिव का पद दिया जाता है मोतीलाल नेहरू को। किसको पद दिया जाता है? ये मोतीलाल नेहरू को सचिव का पद प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके स्थापना हो गई किसकी? 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन के अंतर्गत जो है चुनाव में भाग लेने का जो है वो विरोध हुआ है, प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इस वजह से जो परिवर्तनवादी लोग हैं, जिसके अंतर्गत हमने बात करी है हकीम अजमल खान, विट्ठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर के क्या किया? इलाहाबाद के अंतर्गत स्वराज दल का गठन कर लिया है, जिसमें अध्यक्ष का पद दिया जाता है चित्तरंजन दास को और सचिव का पद दिया जाता है मोतीलाल नेहरू को, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये तो देख लिया कि भाई स्वराज दल का जो है वो क्या हो गया है? गठन तो हमने कर लिया। अब स्वराज दल के द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे और चुनाव के अंदर भाग लेकर के उनकी क्या स्थिति रहती है, उसके बारे में अब हमें यहाँ से अध्ययन करना है। तो देखिए, हम बात करते हैं स्वराज दल की सफलता और उसके पतन के बारे में। तो हमने कहा कि ये चुनाव के अंतर्गत भाग लेते हैं, जो 1923 के अंदर चुनाव होता है विधानमंडल का चुनाव। इस चुनाव के अंदर ये क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। दोनों प्रकार के विधानमंडलों में भाग ले रहे हैं। दोनों का प्रकार मतलब कि केंद्रीय विधानमंडल में भी ये भाग लेते हैं, केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? प्रांतीय विधानमंडलों में भी चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, साथ ही साथ ये कौन से? प्रांतीय जो है उसमें भी भाग लेते हैं। प्रांतीय विधानमंडल है, उनके जो चुनाव हुए उसमें भी ये क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। प्रांतीय और केंद्रीय दोनों प्रकार के विधानमंडलों में। यहां से अगर हम बात करें जो केंद्रीय विधानमंडल है, तो केंद्रीय विधानमंडल के अंदर टोटली 101 सीट थी। कितनी सीट थी? 101 सीट है। और इन 101 सीट में से ये 42 सीट पर विजय होते हैं। कितनी सीट पर? 42 सीट जो है वो यहाँ पर स्वराज दल को मिलती है। 42 सीटों पे इनकी विजय हो जाती है। बात करते हैं प्रांतीय विधानमंडल की, तो प्रांतीय विधानमंडल के अंदर भी इनका प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा है। हम छोड़ दें अगर मद्रास को, किसको? मद्रास और पंजाब को अगर हम छोड़ दें, तो मद्रास व पंजाब के अलावा इनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहा है। इनका क्या रहा है? यहाँ पे अलावा इनको सफलता मिली है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से हम देखें तो 1923 के जो विधानमंडलों के चुनाव हुए हैं उसमें स्वराज दल को जो है वो बहुत ही अच्छी जो है वो सफलता प्राप्त हो रही है। बात करें केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर योगदान के बारे में, तो हम आगे देखते हैं 1925 के अंदर चल के। कब की बात कर रहे हैं? 1925 के अंदर जो केंद्रीय विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल जो है विधानमंडल, इसके अंतर्गत इन्होंने स्वराज दल के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने में भी सफलता प्राप्त करी है। तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किसको निर्वाचित करवाया है इन्होंने? इसका अध्यक्ष बनाया है विट्ठल भाई पटेल को। किसको बना दिया? विट्ठल भाई पटेल को क्या बनवाया है यहाँ पे? इस केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष निर्वाचित करने में सफलता प्राप्त की है। केंद्रीय विधानमंडल की ये सफलता है। बात करें प्रांतीय विधानमंडल के
अंदर, तो प्रांतीय विधानमंडलों के अंदर क्या किया इन्होंने, इस प्रांतीय विधानमंडलों के अंदर जो लागू है द्वैध शासन, क्या लागू है, द्वैध शासन, और इस द्वैध शासन के खोखलेपन को इन्होंने अंदर घुस करके उजागर कर दिया। क्या कर दिया है, केंद्रीय प्रांतीय मंत्रिमंडलों का जो द्वैध शासन है, उस द्वैध शासन के खोखलेपन को इन्होंने क्या किया है, उजागर कर दिया है जनता के समक्ष और ब्रिटिश शासकों के समक्ष। और इस कारण से अब इस द्वैध शासन की जांच करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा है, एक आयोग बिठाना पड़ा है जिसका नाम हमें मिल जाता है मुंडीमेन आयोग। कौन सा आयोग आता है, मुंडीमेन आयोग। तो मुंडीमेन आयोग की जो स्थापना है वो स्वराज दल के लोगों की वजह से ही यहाँ पर की जाती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन प्रांतीय विधानमंडलों के जो अंदर द्वैध शासन के रूप में जो खोखलापन स्थापित किया गया उसको इन्होंने क्या कर दिया, उजागर कर दिया। और इस कारण से इस शासन की, यानी कि ये उत्तरदायी है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे मुंडीमेन आयोग को बिठाया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी केंद्रीय विधानमंडल में, जिसमें 101 में से 42 सीटें जो है वो स्वराज दल को प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 1925 के अंदर केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष एक स्वराज दल के व्यक्ति यानी कि विट्ठल भाई पटेल को बनाने के अंदर यहाँ पे सफलता हासिल इन्होंने करी थी। उसके बाद में हम देखते हैं 1925 के अंदर जाकर के चित्तरंजन दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जो वास्तव में स्वराज दल के प्रमुख घटक कहें या जो स्वराज दल का जो प्रमुख व्यक्ति है वो कौन है, चित्तरंजन दास ही है। और चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद में धीरे धीरे जो है वो ये स्वराज दल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसके जो व्यक्ति है वो पुनः किसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं, कांग्रेस के अंदर जो है वो सम्मिलित कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका स्वराज दल का गठन, स्वराज दल के कार्य और फिर स्वराज दल की समाप्ति। ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पर अगले भाग के रूप में देखना होता है साइमन कमीशन, जो कि 1927 के अंतर्गत जो है ये भारत में आता है। तो देखिए साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन भारत में कब आया है, नवंबर 1927 को जो है ये भारत के अंतर्गत आया है। इसका क्या कार्य है, ये भारत के अंतर्गत आया क्यों है, तो कार्य की अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या है कि ये कार्य ये है कि जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम जो लागू किया गया है, अर्थात क्या लागू किया गया, उत्तरदायी शासन जो है वो लागू किया गया है। तो उस उत्तरदायी शासन को और ज़्यादा आगे लागू रखें या नहीं रखें, इस बारे में निर्णय देना है। उत्तरदायी शासन को क्या करना है, भविष्य में लागू रखें या ना रखें, भविष्य में लागू रखें या ना रखें, लागू रखें या नहीं, इसका निर्णय देना है, नहीं का निर्णय। ठीक है, ये कार्य कौन करेगा, ये कार्य साइमन कमीशन करेगा। लेकिन इसका विरोध किया जाता है, क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विरोध का कारण क्या है, कि कारण ये है कि इसके अंदर एक भी सदस्य जो साइमन कमीशन के अंतर्गत है वो भारत का नहीं है, एक भी सदस्य क्या है, भारतीय नहीं है। यानी कि भारत में उत्तरदायी शासन लागू रखना है कि नहीं रखना है, इसके अंदर भी भारतीयों का कोई योगदान नहीं है। यानी कि भारतीयों का शासन किस प्रकार का होगा या भारतीयों में शासन कैसा चलना चाहिए, इसका निर्णय जो है वो भारतीयों से ना करके कौन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज व्यक्ति कर रहे हैं। भारतीयों का कोई यहाँ पर बहुमत नहीं है, कोई योगदान इसके अंदर इन्होंने शामिल नहीं किया है। तो ये इस कारण से साइमन कमीशन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। बात करते हैं साइमन कमीशन का विरोध करने वाले संगठनों की। तो सबसे पहले देखिए कांग्रेस, ये साइमन कमीशन का क्या करती है, विरोध करती है, क्योंकि इसमें भारतीय व्यक्ति कोई भी शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदू महासभा, हिंदू महासभा जो एक संगठन बना हुआ है, ये भी क्या करते हैं, साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मुस्लिम लीग की, किसकी बात करते हैं, मुस्लिम लीग, ये भी क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और इसका विरोध करने के प्रश्न के ऊपर ही, इसके विरोध के प्रश्न पर कुछ यहाँ पर जो है वो लोग कहते हैं कि जो विरोध है वो करना है, कुछ लोग कहते हैं कि विरोध नहीं करना है। इसी मुद्दे पर, विरोध नहीं करने के मुद्दे पर जो है वो यहाँ पर मोहम्मद शफी के नेतृत्व के अंतर्गत, मोहम्मद शफी के नेतृत्व में एक धड़ा जो है वो यहाँ से विभक्त हो जाता है। मोहम्मद शफी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मुस्लिम लीग का भी क्या होता है, विभाजन होता है साइमन कमीशन के विरोध के प्रश्न के ऊपर।
आई बात समझ के अंदर। तो हमने कुल मिलाकर के बात ये करी है कि इसका कार्य क्या है कि भारत में उत्तरदायी शासन को लागू रखा जाए या ना रखा जाए, इसके ऊपर निर्णय देना है। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं है। इसका विरोध कर कौन रहा है? तो कांग्रेस विरोध कर रही है, मुस्लिम लीग विरोध कर रहा है, हिंदू महासभा क्या कर रही है? इसका विरोध कर रही है। मुस्लिम लीग के अंदर इसके मामले पे ऊपर क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है और एक दल जो है वो यहाँ से इनसे अलग हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि 3 फरवरी 1928 के दिन को क्या होता है, ये जो साइमन कमीशन है ये पहुंच जाता है कहां पर? बंबई के अंदर पहुंच जाता है। और यहां पर साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारों के साथ में इसका स्वागत होता है। साइमन वापस जाओ, ठीक है, साइमन वापस जाओ के नारों के साथ में यहाँ पे हड़तालें आयोजित की जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं और क्या किया जाता है? इसका विरोध और बहिष्कार यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं लाहौर के अंदर जब ये कमीशन पहुंचता है तब यहाँ पर विरोध किया जाता है पंजाब के नेता लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा यहाँ पर विरोध होता है? लाला लाजपत राय के द्वारा। और यहाँ पे जब ये विरोध कर रहे होते हैं तो सॉन्डर्स के द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी है, उसके द्वारा जो है वो इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया जाता है और इस लाठी चार्ज के अंतर्गत ही जो है वो लाला लाजपत राय क्या हो गए थे? यहाँ पे घायल हो गए थे और इसी कारण से इनकी क्या हो गई थी? कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने कहा भी था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का वार जो है वो अंग्रेजी ताबूत के अंदर कील के समान जो है वो सिद्ध होने वाला है। उनकी बात जो है वो आगे चल करके सही भी, सत्य भी सिद्ध हो गई थी। तो लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया है इस साइमन कमीशन के विरोध का। कहां पे नेतृत्व किया? लाहौर के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं लखनऊ के अंतर्गत। तो लखनऊ के अंतर्गत जो विरोध किया गया है बहिष्कार का, यहां पे व्यक्तियों के नाम मिलते हैं हमें गोविंद वल्लभ पंत। किसके नाम मिलते हैं? गोविंद वल्लभ पंत का नाम मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनका नाम भी मिल जाता है लखनऊ के अंतर्गत इस साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने और गोविंद वल्लभ पंत ने जो है वो लखनऊ के अंदर साइमन कमीशन का विरोध किया है। इनके ऊपर भी लाठी चार्ज की गई थी जिससे इनको चोटें पहुंची। उसके बाद में बात करते हैं पटना के अंदर। यहाँ पे बहुत ही एक दिलचस्प घटनाक्रम होता है। देखिए होता क्या है कि हर जगह साइमन कमीशन का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। इसलिए वो तत्कालीन जो वायसराय है उसकी भी फजीयत हो रही है। तो वो क्या करते हैं कि पटना के गाँव से कुछ लोगों को गाड़ियों के अंदर भर करके पटना लेकर के आते हैं। बिहार के गाँव से लोगों को लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन के सामने उनको खड़ा करना है और उनको बताना है कि ये अंग्रेजों के जो है वो प्रशंसक है। लेकिन जैसे ही उनको गाड़ियों से उतारा जाता है तो वहां पर जो पटना के प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग जो है उन प्रदर्शनकारियों के साथ में मिल जाते हैं। यानी कि सरकार के खर्चे पे प्रदर्शनकारियों का साथ देने के लिए पहुंचने वाले लोग कहां के हैं? पटना के। यानी कि बिहारी लोग जो है वो वास्तव में क्या है? अलग ही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन का क्या होता है? विरोध होता है पूर्ण भारत के अंतर्गत। इस वजह से अब यहाँ पर जो भारत सचिव है उनका नाम मिलता है हमें लॉर्ड बर्केनहेड। और बर्केनहेड ये कहते हैं कि भाई हमने जांच करने के लिए व्यक्ति भेजा है और आप जो है उसका विरोध कर रहे हो। आपको विरोध करने का क्या अधिकार है? आपके अंदर तो खुद में ही एकता नहीं है। अगर आपके अंदर एकता है तो आप भी ऐसा कोई संविधान बना करके हमें दीजिए जो आप सबको मान्य हो, तो हम उसे लागू कर लेंगे। ऐसी जो चुनौती है वो करता है लॉर्ड बर्केनहेड, भारतीय लोगों को देता है। और इसी चुनौती के स्वरूप के अंदर जो है वो नेहरू रिपोर्ट हमारे सामने आती है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या है। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो अस्तित्व में आती है मित्रों 1928 के अंतर्गत। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट क्या है उसको समझना है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हमने यहाँ पर लिखा है बर्केनहेड चुनौती। बर्केनहेड क्या है? यहाँ का भारत सचिव है। कौन है? ये भारत सचिव है बर्केनहेड। और ये चुनौती क्या देता है? बर्केनहेड चुनौती देता है कि आप ऐसा संविधान बनाओ। कैसा संविधान बनाओ? ऐसा संविधान बनाओ जो मान्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मान्य होना चाहिए भारत के सभी वर्गों को, भारत के सभी वर्गों को और सभी समुदायों को क्या हो? मान्य हो। ऐसा संविधान जो है आप बना करके हमें दिखाइए, हम उसको जो है वो लागू करने का काम कर लेंगे। बर्केनहेड ने चुनौती दे दी और भारतीय तो जो चुनौती स्वीकार करने में तो सबसे आगे रहते हैं। बोले ले लगी शर्त, तो हाँ लगी शर्त, हाथों हाथ। भले ही अपने को वो काम आता है कि नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे इनको ये काम आता है। और यहाँ पर भारत के अंतर्गत जो है वो मई 1928 के अंदर, मई 1928 के अंतर्गत जो है एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यानी कि सभी दलों को जो है वो इस सम्मेलन के अंतर्गत बुलाया जाता है, चाहे मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, हिंदू महासभा हो या अन्य किसी भी प्रकार के जो दल रहे हैं, कृषक प्रजा पार्टी वगैरह, सारी दलों को क्या बुलाया गया है? यहाँ पे बुलाया गया है और एक सर्वदलीय सम्मेलन बनाया गया। और इस सम्मेलन के अंदर एक समिति का निर्माण किया गया।
किसका निर्माण हुआ है? एक समिति का निर्माण हुआ है जो भारत के भावी संविधान का ढांचा किस प्रकार का हो उस पर कार्य करने वाली है। तो संविधान के समिति का कार्य क्या है? भावी संविधान। कौन सा संविधान? भावी संविधान का ढांचा कैसा हो, भावी संविधान का ढांचा जो है वो इनको क्या करना है? तैयार करना है। भावी संविधान का ढांचा तैयार करना, इसके लिए एक समिति का जो है यहाँ पर आयोजन किया जाता है और इस समिति की अध्यक्षता की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू इसके क्या है? समिति के अध्यक्ष है। ठीक बात है। तो मोतीलाल नेहरू क्या हो गए? इस समिति के अध्यक्ष हो गए। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है जो क्या कार्य करेगी? भारतीय भावी संविधान के ढांचे को तैयार करने का कार्य करने वाली है। बात कर लेते हैं इसके सदस्यों के बारे में। क्या बात करते हैं? सदस्य कौन कौन है, यानी कि समिति जो बनाई है इसके सदस्यों की बात करेंगे। मोतीलाल नेहरू क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बात करते हैं तो बात में सबसे पहला नाम आ जाता है सरदार मंगल सिंह। किसका नाम मिलता है? सरदार मंगल सिंह का जो है वो यहाँ पे नाम मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक नाम मिलता है GR प्रधान। क्या नाम आ जाता है? GR प्रधान। इसके अलावा यहाँ पे एक नाम मिलता है शोएब मलिक। शोएब मलिक। ठीक है। इसके अलावा एक और नाम मिलता है सर इमाम अली। सर इमाम अली ये भी है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक नाम और मिलता है NS अणे। NS अणे। और एक नाम हमें मिल जाता है तेज बहादुर सप्रू। कौन मिल जाता है नाम? तेज बहादुर सप्रू। ठीक है। तो इनके द्वारा भी जो है यहाँ पे सदस्यता ली जाती है। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे बात करी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सदस्य है वो कौन कौन हो गए आपके? तेज बहादुर सप्रू, NS अणे, सर इमाम अली और शोएब मलिक, GR प्रधान और सरदार मंगल सिंह। ये क्या है? इस समिति के सदस्य हैं। जबकि इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू को इस समिति का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन से बनानी प्रारंभ की है और दिसंबर 1928 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसके अंतर्गत जो है वो ये अपनी रिपोर्ट बना करके पेश करने वाले हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है। तो बात करेंगे कि रिपोर्ट में क्या क्या बातें हुई है, तो उसके बारे में देखें। नेहरू रिपोर्ट की बातें जुलाई 1928 के अंतर्गत देखते हैं। तो सबसे पहली बात मिलती है, इन्होंने कहा कि भारत को अधिराज्य का दर्जा देना है। अधिराज्य का मतलब हो गया डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेट्स। ठीक है। डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स का क्या मतलब हुआ कि ब्रिटिश जो है मंडल है उस ब्रिटिश मंडल के अधीन जो है वो भारत को क्या दे दी जाए? स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। यानी कि औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कर रहे हैं। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब हो जाता है आपका औपनिवेशिक स्वराज्य। ठीक है। औपनिवेशिक स्वराज्य, वैश्विक स्वराज्य, औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग यहाँ पर कर दी गई है। ठीक बात है। ये तो पहला बिंदु हो गया। फिर इन्होंने कहा है सभी नागरिकों को धार्मिक और राजनीतिक रूप से क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था समाप्त करने की बात करी है। सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था जो लागू कर रखी है 1909 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से, उनको ये क्या करना चाहते हैं? समाप्त करना चाहते हैं। जबकि इन्होंने मुस्लिम लीग को मनाने के लिए, किसको मनाने के लिए? मुस्लिम लीग को राजी करने के लिए इन्होंने इसका तो समाप्त कर दी है, लेकिन चुनाव के अंदर जो है मुस्लिम वर्ग के लिए किसकी व्यवस्था की है? मुस्लिम वर्ग हेतु आरक्षण की जो है वो व्यवस्था यहाँ पे कर रहे हैं। रिजर्व सीट जो है वो यहाँ पे रखने की बात हो रही है। यानी कि मुस्लिम वर्ग हेतु आरक्षण या रिजर्वेशन, रिजर्व सीट रखने की व्यवस्था यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में कर दी जाती है। फिर देखते हैं केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका। जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है उसी को बरकरार रखे जाने की बात की जा रही है। प्रांतों को क्या देनी है? स्वायत्तता देनी है। यानी कि जो द्वैध शासन लागू कर रखा है प्रांतों में उसका कोई मतलब नहीं है। प्रांतों को तो पूर्ण रूप से क्या देनी है? स्वायत्तता देनी है। भारत सरकार केंद्रीय विधानसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होनी चाहिए। यानी कि केंद्र के अंदर जो यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की जा रही है इसके अंतर्गत जो है वो मनोनीत सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए।
चाहिए, यानी कि ये जो सरकार है वो उत्तरदायी होनी चाहिए किसके प्रति, इस विधानसभा के प्रति। बात करते हैं लीग की प्रतिक्रिया के बारे में, यानी कि जो मुस्लिम लीग है इसने इस नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्या कहा। तो मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का क्या किया है, विरोध किया है। क्या किया है, विरोध किया है और अपनी अलग से जो है वो 14 सूत्री मांग यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत करी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने, इन्होंने क्या किया है, अपनी अलग से 14 सूत्री मांग रखी है और इस जो नेहरू रिपोर्ट है इसका क्या किया, इन्होंने विरोध किया है। फिर भी ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये जो नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के अधिवेशन के अंतर्गत क्या कर ली जाएगी, आगे चल करके स्वीकार कर ली जाएगी। तो उस बात को देखते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1928 के अंतर्गत, कलकत्ता अधिवेशन 1928 की। अभी हम 1928 की बात कर रहे हैं। जुलाई 1928 के अंदर जो है वो नेहरू रिपोर्ट का पहली बार क्या हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है जनता के समक्ष। और जुलाई 1928 के बाद में हम बात करने वाले हैं कि 1928 के दिसंबर के अंतर्गत जो है वो कलकत्ता का अधिवेशन आयोजित होने वाला है। क्या आयोजित होने वाला है, कलकत्ता का अधिवेशन। और इस कलकत्ता अधिवेशन का जो है वो अध्यक्षता की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा अध्यक्षता होती है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाएगी, कलकत्ता अधिवेशन 1928 की। ठीक है, और इस अधिवेशन के अंदर सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष भाषण के तहत। अल्टीमेटम क्या दिया जाता है कि भाई आप जो है वो 31 दिसंबर, कौन सी तारीख जो है वो 31 दिसंबर 1929 तक, 1929 तक क्या कर लीजिए, नेहरू रिपोर्ट जो है वो स्वीकार कर लीजिए। क्या कर लीजिए, आपके बर्केनहेड ने बोला है कि आप बनाइए, हम स्वीकार करेंगे, तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करें, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करें, अन्यथा क्या करेंगे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ करेंगे और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करने वाले हैं। तो नेहरू मोतीलाल नेहरू ने कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत सरकार को क्या दे दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है कि आपको क्या करना है, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करनी है। 1 वर्ष का समय है आपके पास। दिसंबर 1928 के अंदर अधिवेशन चल रहा है और दिसंबर 1929 के तक का जो है वो लास्ट टाइम इनको दिया गया है। तो अब जो है 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन है वो आयोजित किया जा रहा है लाहौर के अंतर्गत। 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहां पर आयोजित किया जा रहा है, लाहौर के अंदर ये कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हो रहा है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस अधिवेशन की क्या करेंगे, जो है अध्यक्षता करेंगे। और इस अधिवेशन के अंतर्गत ही क्या किया जाता है, पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव दिसंबर 1929 है, ये 1929 के अंदर जो है वो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा जाता है। कौन से अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले कब रखा जाता है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत रखा जाता है। और जब पूर्ण अधिवेशन का पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव इन्होंने रख लिया और 31 दिसंबर 1929 का इनको अल्टीमेटम दिया हुआ है, 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि जब हो चुकी है और ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं किया है, तब जाकर के 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को ही लाहौर के अंदर, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पे, देखिए लाहौर में रावी नदी, किसकी बात करने जा रहे हैं, लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाता है। कौन सी नदी है ये, रावी नदी है, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के तट पर क्या किया जाता है, झंडा आरोहण। ठीक है, झंडा आरोहण किया जाता है। और यहाँ पे क्या मनाए हैं, ये पूर्ण स्वाधीनता जो है, पूर्ण स्वराज्य का झंडारोहण करते हैं लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर। ये घटना कब की है, लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराए जाने की 31 दिसंबर 1929 को है। फिर आता है आपका 26 जनवरी 1930 को, और इस दिन क्या मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है पूर्ण स्वाधीनता दिवस। क्या मनाया जाता है, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और इस दिन के बाद से, यानी कि 26 जनवरी 1930 के बाद में आने वाली प्रत्येक जनवरी को क्या मनाया जाने लगा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है वो कांग्रेस के द्वारा मनाया जाने लग गया था 31-32 से लेकर के। और 1947 तक जो है वो क्या किया है, हमने पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में किसको मनाया था, 26 जनवरी को जो है वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए आगे चल करके इस दिवस का महत्व था, कौन से दिवस का, 26 जनवरी का, क्योंकि सबसे पहली बार पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज्य जो है
है वो यहीं पे प्राप्त हमने कर रहे हैं, यहीं पे हम मना रहे हैं। तो इसी महत्व को आगे बरकरार रखने के लिए जो भारत का संविधान हमने तैयार किया है, वो लागू किया है, वो हमने कब किया है? 26 जनवरी 1949 को हमने वो लागू किया है। 26 जनवरी का दिन चुने जाने के पीछे जो कारण है वो यही है कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है वो यहाँ पर हमने मनाया था 26 जनवरी 1930 को। आ गई बात समझ के अंदर? तो इसके अंतर्गत जो है हमने पूर्ण रूप से 3 बिंदुओं के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। 3 बिंदु कौन कौन से हैं उनके बारे में अगर हम बात करें यहाँ से, तो देखिए हमने अलग अलग बिंदुओं के बारे में यहाँ पे चर्चा करी है आज की इस क्लास के अंतर्गत। सबसे पहले हमने बात करी थी स्वराज दल के बारे में, इसका गठन क्यों हुआ और किसके द्वारा हुआ उसके बारे में बात करी। फिर स्वराज दल ने प्रांतीय चुनावों के अंदर क्या लिया है? भाग लिया है, उसके बारे में बात करी। फिर स्वराज दल के जो कुछ योगदान रहे हैं उनके बारे में बात करी। फिर 1925 के अंदर हमने देखा चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने के कारण स्वराज दल क्या होता है? जो समाप्त हो जाता है। फिर स्वराज दल की सफलता वगैरह सारी चीजें देख ली। फिर हमने देखा था साइमन कमीशन भारत में क्यों आता है, विरोध क्यों होता है और विरोध के स्वरूप किस किस प्रकार से रहे हैं। फिर साइमन कमीशन की असफलता के कारण बर्केनहेड के द्वारा क्या दी जाती है? हमें एक नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए चुनौती मिलती है। तो नेहरू रिपोर्ट हमने 1928 के अंतर्गत तैयार की। इसके अंतर्गत विभिन्न सदस्य समिति के कौन थे और समिति का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस बारे में अध्ययन किया और इन्होंने क्या प्रस्तुत करी है? नेहरू रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी है। हमने नेहरू रिपोर्ट की कतिपय बातों के बारे में जो है वो अध्ययन किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया है? इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया है। फिर हमने देखा कि इस नेहरू रिपोर्ट को मानने के लिए वो है अल्टीमेटम प्रदान किया जाता है ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस के द्वारा, लेकिन 1 वर्ष तक जो है वो ये चीजें मानी नहीं जाती है। तब जाकर के ये क्या किया जाता है? यहाँ पर जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को पारित कर दिया जाता है। फिर हमने देखा कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया है? पूर्ण स्वाधीनता दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। और इसीलिए इस दिन को जो है हम क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि हमारा संविधान इसी दिन को लागू किया गया था। ये हमने पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर ली है। कुल मिलाकर के हमने 1930 तक का जो काम है वो पूरा कर लिया है, 1930 तक का। इसके बाद में आने वाले भाग के अंतर्गत हम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो यहाँ पर होना है और फिर जो है 1935 का शासन अधिनियम उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।